हाल ही में अमेरिका के एक अनाउंसमेंट के बाद न केवल चीन और ताइवान में बल्कि अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ गई है। दोनों ही देशों में टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन की मिलिट्री एड की अनाउंसमेंट की और इसमें अमेरिका ताइवान को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और कुछ सर्विलांस और डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है। अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली सैन्य सहायता की सबसे खास बात यह है कि ये प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी से अप्रूव है, यानी इसके लिए ताइवान को म्यूनिशंस और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये अमेरिका के सैन्य भंडारण से सीधे तौर पर ताइवान को दी जाएगी। लेकिन अमेरिका के द्वारा ताइवान को ये प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी से अप्रूव मिलिट्री एड क्यों दिया जा रहा है, इसकी ब्रीफिंग करते हुए कैथेलिया हिक्स, जो कि अमेरिका के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि हम ताइवान के मुद्दे पर एक प्री प्लान अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से जो लर्निंग मिली उसे हम ताइवान के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। दरअसल कैथेलिया हिक्स का कहना है कि ताइवान और चीन के बीच वो वॉर के स्टार्ट होने का वेट नहीं कर सकते, बल्कि इसके पहले ही वो ताइवान को वेपन्स और म्यूनिशंस अवेलेबल करा के चीन के द्वारा किसी भी संभावित हमले को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वॉर स्टार्ट होने के बाद ताइवान को वेपन्स की सप्लाई करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ताइवान एक वाटर लॉक्ड कंट्री है जहां चाइनीज नेवल फोर्सेस का दबदबा है। चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट में अपने वारशिप और अपने प्लेन्स को भेजता रहता है, जिससे ताइवान को एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। चीन के द्वारा ताइवान की सीमा में घुसपैठ करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ताइवान के बीच जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट होता है, चीन इसे काउंटर करने के लिए अपनी मिलिट्री को, अपनी एयरफोर्स को और अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं उनको ताइवान के स्ट्रेट में भेजने के लिए ऑर्डर दे देता है। पिछले ही साल अगस्त 2022 में अमेरिका की हाउस प्रेसिडेंट नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की और इसके दौरान उन्होंने ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन से मुलाकात की और उन्हें इसके बाद ताइवान का सिविलियन ऑनर भी दिया गया। अमेरिका और ताइवान के बीच इस बड़े डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए चीन ने एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसके लिए चीन ने ताइवान सीमा के चारों तरफ 6 प्लेसेस पे लाइव मिलिट्री ड्रिल्स की, और वो भी 4 दिन तक, जिससे ताइवान की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। जिसके बाद ताइवान की सुरक्षा को लेकर सभी देश चिंतित हो उठे। अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने क्यों आ जाते हैं? दोनों देशों के बीच ताइवान का मुद्दा क्यों एक इग्निशन का रीजन बन जाता है? आइए इस मुद्दे पर एक डिटेल डिस्कशन करें कि ताइवान क्यों अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है और चीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ताइवान के मुद्दे पर टकराव के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है चीन की वन चाइना पॉलिसी और दूसरा है कम्युनिक ऑफ 1979, जो कि अमेरिका और चीन के बीच हुई थी। अब पहले वन चाइना पॉलिसी समझते हैं। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन दुनिया को यह बताता है कि चीन और ताइवान एक ही मेनलैंड है, यानी चीन और ताइवान एक ही देश हैं और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। इसलिए चीन के साथ जो विदेश नीति है वही विदेश नीति ताइवान के भी रेफरेंस में लागू होगी। ताइवान के साथ अलग विदेश नीति कोई भी देश नहीं रखेगा, इसलिए वो ताइवान के साथ किसी भी देश के बढ़ते रिश्ते को सीधे तौर पर खारिज करता है और इसे वो चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। चीन की इसी वन चाइना पॉलिसी के कारण दुनिया के केवल 13 देश ही ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता देते हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और अमेरिका भी ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन यहाँ अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है तो अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता क्यों दे रहा है? यानी इस तरह तो अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर इसके अलावा अमेरिका और ताइवान के बीच कोई सैन्य समझौता है जिसके द्वारा अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? आइए इस मुद्दे को दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अमेरिका और चीन के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1979 में बिल्ड हुए और इसके लिए कम्युनिक ऑफ 1979 को माना जाता है और इसके लिए दोनों ही देशों में कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट हुए जिन्हें कम्युनिक ऑफ 1979 कहा जाता है। और इस कम्युनिक ऑफ 1979 को समझने के लिए हम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट को आधार बनाएंगे। दोनों ही देशों के बीच हुए इस समझौते के दूसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को चीन की एकमात्र कानूनी सरकार के तौर पर, यानी सोल लीगल गवर्नमेंट के तौर पर मान्यता देता है और इस कंटेक्स्ट में अमेरिका के लोग ताइवान के लोगों के साथ कल्चरल, कमर्शियल और अदर अनऑफिशियल रिलेशन रखेंगे। यानी कोई भी ऑफिशियल रिलेशन ताइवान के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका चीन की जो PRC है, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है,
उसे ही मान्यता देता है, उसे ही लीगल गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। और अमेरिका और चीन के बीच हुए इन पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट के चौथे लाइन में ये कहा गया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाइनीज पोजीशन को एक्सेप्ट करती है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानती है। अब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी अमेरिका ताइवान की हेल्प क्यों करता है या अमेरिका उसे सैन्य सहायता क्यों देता है, जबकि यह स्वीकार करता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। इसे समझने के लिए हम अमेरिका की संसद द्वारा पारित किए गए ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 को देखना होगा। अमेरिका की संसद के द्वारा पारित किया गया ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत के कुछ महीने बाद का ही है। अमेरिकी संसद के द्वारा पारित किए गए इस कानून के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों और ताइवान के लोगों के साथ चीन की मुख्य भूमि के लोगों के बीच व्यापक, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, कल्चरल और अन्य संबंधों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति घोषित किया गया, यानी ये अमेरिका की पॉलिसी है। इसके अगले पैराग्राफ में यह डिक्लेयर किया गया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक हितों में है और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अगले पैराग्राफ में है कि अमेरिका का यह निर्णय कि चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया जाए इस उम्मीद पर आधारित है कि ताइवान का भविष्य शांतिपूर्ण तरीकों से निर्धारित किया जाएगा। बहिष्कार या प्रतिबंध सहित शांतिपूर्ण तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से ताइवान के भविष्य को निर्धारित करने के किसी भी प्रयास को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जाएगा। अब अमेरिका की संसद के द्वारा पारित किए गए इस कानून के मैं दो इंपॉर्टेंट पैरा पढ़ता हूं, जिससे अमेरिका का कमिटमेंट ताइवान की सिक्योरिटी के साथ है। यूनाइटेड स्टेट शैल प्रोवाइड ताइवान विद आर्म्स ऑफ डिफेंसिव करेक्टर, यानी अमेरिका ताइवान को कुछ डिफेंसिव करेक्टर के वेपन्स देगा जो किसी भी प्रकार के फोर्सफुल क्वेजन को अपोज करने के लिए इनफ होगा। और इसके साथ ही संसद के द्वारा पारित यह कानून यह घोषणा करता है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को ऐसे रक्षा सामान और रक्षा सेवाएं इतनी मात्रा में उपलब्ध कराएगा जितनी ताइवान को पर्याप्त आत्मरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकती है, जैसा कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया गया है। अमेरिका की संसद के द्वारा जारी किया गया यही ताइवान रिलेशन एक्ट अमेरिका की कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और इसीलिए अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बात अगर ताइवान की करें तो ताइवान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर के मिलन बिंदु पर स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि 168 द्वीपों यानी आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। अगर बात ताइवान के क्षेत्रफल यानी एरिया की करें तो ताइवान का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के स्टेट केरला के लगभग बराबर है। चीन से ताइवान की दूरी मात्र 135 किलोमीटर है, जो कि ताइवान की समस्या का सबसे प्रमुख कारण है। भले ही चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कभी भी शासन नहीं रहा है। ताइवान शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है। अगर आप 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक देखें तो ताइवान पर कुछ अलग अलग राजवंशों का शासन जरूर रहा। इसके अलावा जापान ने भी कुछ समय तक ताइवान पर शासन किया है, लेकिन चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ताइवान पर कभी भी नियंत्रण नहीं रहा। मैं ताइवान पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताइवान की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें ताइवान के लगभग 700 सालों के इतिहास को मैं आपको बताऊंगा। बात अगर ताइवान के करंट एस्पेक्ट की करें तो ताइवान एक व्यापारिक देश है जिसमें ताइवान के द्वारा किए जाने वाले निर्यात की एक अहम भूमिका है, जो कि इनके टोटल जीडीपी का लगभग 70% है। ताइवान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। बात अगर ताइवान के एक्सपोर्ट पार्टनर्स की करें, यानी ताइवान का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ जाता है, तो वह है मेन लैंड ऑफ चाइना, यानी चीन में ही ताइवान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और यह ताइवान के टोटल एक्सपोर्ट का 40% है। इसके अलावा ताइवान अमेरिका को 12%, आसियान देशों को 18.8% का एक्सपोर्ट करता है। यदि बात ताइवान के इंपोर्ट की करें तो ताइवान अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी देश पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। उसने अपने इंपोर्ट सोर्सेज को बहुत ही डाइवर्सिफाइड रखा है। वो जापान और अमेरिका पर सबसे ज़्यादा अपने इंपोर्ट के लिए निर्भर है, जिसमें जापान से होने वाला इंपोर्ट 14.7% है और अमेरिका से होने वाला इंपोर्ट लगभग 10.3% है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डिप्लोमेटिक एनालिसिस के लिए, इस तरह के डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के लिए। और मैंने जो भी जानकारी वीडियो में शेयर की है इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल साझा की हैं। जो मैंने CIA का डॉक्यूमेंट लिया था उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में डाल दिया है। इसके अलावा मैंने जो अमेरिकी संसद के द्वारा पारित किया गया कानून है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।